हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने इतना प्यार दिखाया मेरी वीडियो को। आगे ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपको कोशिश करूंगी कि हेल्प करती रहूं जितना मुझसे हो सकता है, अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊं जिससे आपकी और भी हेल्प हो सके। ओके, तो जैसे हमने कल ये वीडियो इसका पीडीएफ देखा था, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। आज हम सेकंड फाइल ले रहे हैं, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसी के साथ मुझे आपको बताना था कि ये फाइल्स आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। कल की फाइल आपकी इंग्लिश में थी, आज की फाइल आपकी हिंदी लैंग्वेज में है। एक्चुअली मैंने एक दो वीडियो, मुझे कंटेंट उसका इंग्लिश में अच्छा लगा, उसमें मिला, तो मैंने उसी में फाइल बनाई। ऐसा कोई इशू नहीं होता है लैंग्वेज का। तो अगर उस फाइल का आपको अगर हिंदी वर्जन चाहिए, आपको हिंदी में चाहिए कल वाली फाइल, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, साथ ही साथ मैंने ये भी कल कमेंट किया था, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आगे ट्राई करूंगी कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज की ये फाइल हम देखते हैं, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इसमें हमने क्या किया है कि एक फिलोसोफर जो हैं श्री अरविंद घोष, इनके हमने शिक्षा, इनके द्वारा मतलब इनके अनुसार शिक्षा कैसी है होनी चाहिए, है ना, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, कैसा सिलेबस, ये सब इसमें बताया गया है। तो मैंने और भी फिलोसोफर्स का एजुकेशन रिव्यू पढ़ा, है ना, उसके बारे में पढ़ा, लेकिन मुझे श्री अरविंद घोष का ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इनके ऊपर बनाया है। आप चाहें तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और कोई अगर आपको अच्छे लगते हैं फिलोसोफर, तो उसके ऊपर भी आप ये फाइल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप, लेकिन सीधा अगर ये आपको अच्छी लगती है तो सेम टू सेम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, शुरू करते हैं इंडेक्स से। तो जैसा आपको पता है, हमने फाइल बनाई है अरविंद घोष के ऊपर। तो श्री अरविंद घोष, इसके सब टॉपिक्स होंगे, इनका लाइफ स्केच, जीवन व्रत, श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन, शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन, शिक्षक, बालक, विद्यालय, वर्तमान शिक्षा पद्धति से असंतोष, विद्या के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में श्री अरविंद का योगदान, और लास्ट है मूल्यांकन, एवल्यूशन। तो आप ऐसे पिक्चर ऐड कर सकते हैं, जिनकी भी आप, जिस भी फिलोसोफर के ऊपर आप अपने रिव्यूज़ लिखना चाहते हैं। तो मैंने श्री अरविंद घोष की ये पिक्चर ली है, इसी के साथ इनका एक ये डेफिनेशन ऐड किया है। ओके, तो देखिए, ये श्री अरविंद घोष का सबसे पहले लाइफ स्केच, कि इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में। पिता का नाम कृष्णधन घोष था, जो कि एक डॉक्टर थे, फेमस डॉक्टर थे इंग्लैंड के। और अरविंद घोष की जन्मस्थली है कलकत्ता के हुगली जनपद के ग्राम कोन नगर में। तो इनकी ये लाइफ हिस्ट्री हो गई, इन्होंने कहाँ पढ़ाई की, किस किस चीज़ में रुचि थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पढ़ने के बाद ये इन्होंने बाहर पढ़ाई की थी, लंदन में। उसके बाद ये इंडिया आए, फिर इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम उस समय चल रहा था, उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया, उसके लिए आगे काम किया, उसको बढ़ाने के लिए। तो उस सब के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इन्होंने संस्था भी खोली हमारे शिक्षण पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए। कहने का मतलब है, बहुत सा इन्होंने काम किया भारत देश के लिए। तो ये अब श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन, मतलब इनके द्वारा क्या माना था कि एजुकेशन फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, तो उसके ऊपर ये बताया गया है। ठीक है, इसके बाद है आगे इन्होंने जो इसके ऊपर डेफिनेशन दी, जो पीछे भी लिखी हुई है। क्या बताया इन्होंने, एक वर्ड में इसी में हम समझ सकते हैं कि इनका मानना क्या था शिक्षा के विषय में। सच्ची और वास्तविक शिक्षा वह है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को विकसित करके उसे सफल बनाने में सहायता प्रदान करती है। इससे आप समझ सकते हैं क्या है इसका मतलब। आजकल जो हम एजुकेशन ले रहे हैं,
वो सिर्फ इसलिए कि नौकरी मिल जाए। क्या कोई अपने अंदर की एक्टिविटी को ऊपर और उठाने के लिए, और ज़्यादा अपने माइंड को प्योर बनाने के लिए कैसा सोचता है? बहुत कम सोचते हैं, है ना। ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि हम करियर सेट करना है, सब कुछ बस उसी में फिक्स्ड है। लेकिन इनका मानना ऐसा नहीं था। इनका मानना था कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना चाहिए, है ना। और अगर आपका माइंड अंडर कंट्रोल है, आप कुछ अच्छे आइडियाज़ लाते हैं तो ज़्यादा फ्रेश रहते हैं, तो उतना ही आप और ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो किसी टेंशन पे फोकस देने की बजाय अगर आप फ्रेश रहने पर और अच्छी चीज़ें सोचने पर फोकस करेंगे तो और ज़्यादा आपका अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आएगा, अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। आगे शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं। किन सिद्धांतों पर शिक्षा दी जानी चाहिए? जैसे एक जर्नल है कि मातृभाषा, जो आपको लैंग्वेज आती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या किसी भी आप स्टेट में रहते हैं वो लैंग्वेज हो, तो शिक्षा उस मातृभाषा में दी जानी चाहिए जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। क्योंकि हम जब बचपन से ही जब पैदा होते हैं तब से हमारे आसपास जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसी के अनुसार हमारी समझ विकसित होती है ना। जो हमारे घर में लैंग्वेज बोली जाएगी हमें उसमें ज़्यादा समझ में आता है। तो शिक्षा भी वैसे ही दी जानी चाहिए। ये नहीं कि आपको इंग्लिश आती नहीं है लेकिन इंग्लिश की किताबें आपके सामने रख दी लैंग्वेज की, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में, और आपको कोई समझ ही नहीं आ रहा है। क्या उस शिक्षा से कोई फ़ायदा है? नहीं हो सकता। आगे इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ दिया गया है कि शिक्षा क्या है। जैसे इन्होंने बताया कि सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत नहीं होना चाहिए, अपितु इसको मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्तियों का निर्माण अथवा जीवित उत्कर्ष करना चाहिए। वही बात हो गई ना कि आपको पूर्ण विकसित होना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है शिक्षा के उद्देश्य। क्या उद्देश्य होने चाहिए? पूर्ण विकास में वही आ जाता है, शारीरिक विकास और शुद्धि, ज्ञानेंद्रियों का विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, ईटीसी। साथ ही साथ इन्होंने आगे बताया पाठ्यक्रम, मतलब आपको किस प्रकार से पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो आपके पढ़ने की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे इन्होंने लेवल्स भी बताए हैं। प्राइमरी लेवल पे कैसा होगा, माध्यमिक में कैसा होगा, विश्वविद्यालय स्तर पर कैसा होगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा आपका, है ना। इसके बाद ये शिक्षण विधि है कि शिक्षण विधि किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। इनका मानना था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बालकों को पुस्तकों के द्वारा ही पूरा ज्ञान कराया जाए। उनका मानना था कि और भी कई तरीके होते हैं। पुस्तक हम सहायक के रूप में ले सकते हैं, लेकिन पूरा हमें निर्भर पुस्तकों पर नहीं होना चाहिए। हमें विभिन्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग की जानी चाहिए जिससे कि हमारा हर क्षेत्र में हमारे मानसिक विकास हो सके, हमारे तर्क शक्ति का विकास हो सके, हम खुद से सोच सकें क्या करना है क्या नहीं। ऐसे इन्होंने अनुशासन के प्रति अपने विचार रखे हैं कि ऐसा नहीं कि आप बालकों को कठोर दंड दें, इससे बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि हो सकता है कि उससे डर जाए और आपसे कोई बात ही ना कह पाए। तो अनुशासन इतना कठोर नहीं होना चाहिए। बच्चे को थोड़ा मुक्त रखना चाहिए जिससे वो अपनी बात आपके सामने रख सके। शिक्षक का होना बताया कि शिक्षक जैसे कि अनुशासन के लिए बताया वैसे ही शिक्षक को एकदम से बच्चे पर अपनी रुचि नहीं थोप देनी चाहिए कि नहीं तुम्हें ऐसा ही करना है। उनको समझना चाहिए कि बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, वो क्या अच्छा कर सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो या हर बच्चा साइंस में अच्छा हो। कुछ बच्चे किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे किसी चीज़ में। तो उसी के अनुसार शिक्षकों को उस पर ध्यान देना चाहिए और उसकी जो क्वालिटी है उसको और इम्प्रूव करें, एनहेंस करें, उसमें काम करना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। बालक के लिए कहते हैं कि जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बालक उसमें एक केंद्र होता है, क्योंकि हम बालक को शिक्षा दे रहे हैं, तो उसी के अनुकूल सारी चीज़ें हमें रखनी चाहिए। ऐसे विद्यालय के लिए इन्होंने बताया कि विद्यालय शिक्षा के अनुकूल, जैसे बालक के अनुकूल होना चाहिए, जिससे उसका अच्छे से मन लगे, कोई भेदभाव ना हो विद्यालय के अंदर कि कोई बच्चा कैसा है कोई कैसा है, तो उसमें अंतर नहीं हो, ऐसा विद्यालय का वातावरण होना चाहिए। इसके साथ जो आज की शिक्षण पद्धति है उससे ये बहुत संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि आपने देखा है कि हाँ अभी भी जो शिक्षा पद्धति चल रही है थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी उतनी ये लाभप्रद नहीं है जितना होना चाहिए।
और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए भी इन्होंने योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में श्री अरविंद का योगदान। इन्होंने एक आश्रम खोला पौंडीचेरी में, जहाँ पर इन्होंने दर्शन और शैक्षिक विकास को आज भी आगे बढ़ाया जाता है। आज भी वो एक आश्रम चल रहा है जो अरविंद आश्रम के नाम से इस समय जाना जाता है। आगे इसके बारे में और बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा पूरा। अगर आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ के देखिएगा, आपको पसंद आएगी, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका जो व्यू था। इसके बाद ये आगे श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र, ये इनका एक योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि इनके देहांत होने के बाद बनाया गया था, उनको विचारधाराओं को विकसित करने के लिए। इसके बाद यहाँ करते हैं हम उनका मूल्यांकन कि श्री अरविंद के विचार कैसे थे या उनका व्यवहार कैसा था शिक्षा के प्रति। ठीक है, जो कुछ ऊपर पढ़ा उसको कंक्लूड करके यहाँ लिखा गया है। ठीक, आई होप आपके काम आएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम आगे मिलते हैं। थैंक यू।